Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. Everyone, this is your chapter number 2 नेल्सन मंडेला from your book First Flight. यहाँ पर आपको जो है नेल्सन मंडेला के जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, जिसका मतलब ये है कि जब इंसान अपने बारे में कुछ खुद से लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और क्योंकि ये इन्होंने खुद लिखी है तो इसलिए इस लेसन के ऑथर जो हैं वो नेल्सन रोली लाला मंडेला वो खुद हैं, ठीक है, ये उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो चलिए लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पर दिया गया है अपार्थीड। तो अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थीड ये एक ऐसा वर्ड है जिसका अफ्रीकन्स के लिए जो मीनिंग है, इसका मतलब है उनके लिए अपार्टनेस, यानी कि अलग अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपार्थीड को का मतलब जो है बताया गया है आपको, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके जो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। ये रेस के अकॉर्डिंग, उनके रंग के अकॉर्डिंग जो है लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कि जो गोरे लोग हैं उन्हें अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो ब्लैक्स हैं उनको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैन यू से विच ऑफ दीज थ्री countries named below had such a political system until very recently? तो इनमें से इन कंट्रीज़ में से जो है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें कि इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम आपने सुना है या कभी उसके बारे में जान पाए हो? तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ दी गई हैं आपको, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड इज़ गिवन साउथ अफ्रीका एंड थर्ड इज़ गिवन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, जिसकी यहाँ पर बात भी की जा रही है। जो नेल्सन मंडेला हैं वो भी इसी कंट्री को बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे आपको अफ्रीका का कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में अगर हम इसको पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पर आपको नीचे आपको दिख रहा होगा कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही होगी। तो ये जो कंट्री है यहाँ पर जो है यहाँ से जो है नेल्सन मंडेला बिलोंग करते थे। तो चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो क्या आपने उनके बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। तो जो नेल्सन मंडेला थे, सबसे पहले तो मैं आपको उन्हीं के बारे में बता देती हूँ। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918 एंड ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013। इन्होंने जो है ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ही वर्कड फ्रॉम 1994 टू 1999। उस समय में ये अपने 80s में थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी थी जो है अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़। तो इसीलिए इनका जो योगदान है, इनके देश की एक तरह से जो हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए थे ये अपने देश में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है ये इनकी पार्टी का नाम था, जो कि एक जो अपार्थीड सिस्टम जो इनके कंट्री में चल रहा था उसके अगेंस्ट जो है लड़ रही थी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। तो उस समय की अगर हम बात करें जाने तो ये आपको जानने को मिलेगा कि उस समय में क्या होता था कि जो वाइट्स थे वो माइनॉरिटी में थे। ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ पर जो वाइट्स थे उनकी जो है संख्या कम थी और इस वाइट लोगों की जनसंख्या कम थी, और जो ब्लैक्स थे वो काफ़ी सारे थे। बट जो है वहाँ पर क्योंकि ये रेशियल सिस्टम था, रेशियल एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, तो इस वजह से क्या होता था कि वाइट्स को जो है बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिला करती थी। उन्हें जो है कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलती थी, उन्हें स्पेशल राइट्स मिलते थे, उनको जो है हर चीज़ में सुपीरियर समझा जाता था। और जो ब्लैक्स थे उनको हमेशा डिग्रेड किया जाता था, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उन्हें स्लेव्स की तरह बनाकर रखा जाता था, उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था। उनको किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, या कहिए कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी एक लिमिटेड थी उनके लिए अरेनाज लिमिटेड कर दिए गए थे कि इतने लेवल तक ही आप जा सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो।
तो इस तरह का कुछ माहौल था उस समय में। और अगर कोई भी उन रूल्स को जो है फॉलो नहीं करता था, जैसे कि अगर कोई भी ब्लैक पर्सन जो है जिस तरह की लाइफ उनके लिए डिज़ाइन की गई है, अगर उस तरह की लाइफ वो जीने के अगेंस्ट खड़ा होता था या उससे अलग कुछ करना चाहता होता था या कुछ ऐसी एक्टिविटी करता था, तो उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाते थे और उन्हें जो है प्रिजन में डाल दिया जाता था। तो इसी वजह से जो है क्या है कि कई मंडेला जी भी जो है 30 ईयर्स तक प्रिजन में रह चुके हैं। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. तो यहाँ पर बताया गया है कि 1994 में जो है इलेक्शंस हुए पहली बार, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जिसमें कि सभी ने वोट दिया। और जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब है कि सभी ने अपना जो भी एक तरह से जो गवर्नमेंट चुनी गई वो इलेक्टेड थी, ठीक है, कि उसमें ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ना ही कोई पावर का एक तरह से गेम चल रहा था कि जो पावरफुल लोग हैं वही रूल करेंगे ऑलरेडी और वही डिसाइड करेंगे। जो पावर है वो लोगों के हाथों में आई और जो है इलेक्शंस हुए और जो है उसे किसने जीता? नेल्सन मंडेला जी ने। तो वो पहले जो है 1994 में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन पाए, ठीक है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी से ये लिया गया है। ये एक्सट्रैक्ट जो आपका चैप्टर है ये उसी में से एक एक्सट्रैक्टेड पोर्शन है। ऑटोबायोग्राफी का नाम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। हिस्टोरिक ओकेजन का मतलब है कि एक ऐतिहासिक घटना जो हुई थी, यानी कि जो इनॉग्रेशन डे था, जिस दिन उनकी जो गवर्नमेंट है, जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने, उस दिन का जो इनॉग्रेशन का जो ओकेजन था उसके बारे में उन्होंने इसमें बात की है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो यहाँ पर जो है उसी इनॉग्रेशन की बात की गई है जिसका जिक्र जो है BBC के 10 मई 1994 के न्यूज़ एडिशन में भी है। तो यहाँ पर आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो न्यूज़ हेडलाइन क्या थी? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा टाइम था जो कि वाइट्स ने रूल किया था इस कंट्री पे। 3 सेंचुरीज कितनी होती है? 100 ईयर्स, यानी कि 300 ईयर्स, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक जो है वाइट्स ने वहाँ पर रूल किया था। बट आफ्टर 300 ईयर्स, 3 सेंचुरीज, मंडेला हैज़ ब्रॉट अ such a big change. So Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो उनकी जो पार्टी है ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 252 वोट्स पाकर, ठीक है, सीट्स पाकर जो है जीत हासिल की फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, जो कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार हुए थे। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. तो यहाँ पर जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ पर हुई थी? यूनियन बिल्डिंग में हुई थी, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह का एम्फी थिएटर होता है जहाँ पर स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, और ये खुले में होता है और एक सामने एक स्टेज होती है जिसके ऊपर की जो भी सेरेमनी हो रही होती है वो एक्चुअल में जो मेन चीज़ें हो रही होती हैं वो वहाँ पर सामने जो है एग्जीक्यूट की जाती हैं और सामने ऑडियंस बैठती है जहाँ पर स्टेयर्स का पोर्शन है जो कि एक तरह से स्लांटिंग वे में है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिटोरिया की बात की गई है। प्रिटोरिया भी एक जगह का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में है। वो आप इस मैप में देख सकते हैं कि प्रिटोरिया कहाँ पर है। तो ये जो इनॉग्रेशन की बात की गई है यहाँ पर, ये किस ने अटेंड किया? ये पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज़ ने अटेंड किया, जो कि 140 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड 140 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा जो है वहाँ के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज़, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं एक तरह से, जो कि इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोजीशन पर हैं, ऐसे लोग इस इनॉग्रेशन में आए थे।
नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो नेल्सन मंडेला ने जो एक कितनी बड़ी बात और एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अपने जो है स्पीच में, जो उन्होंने एड्रेस की अपनी इस ऑडियंस को इन दिस एम्फी थिएटर, दैट कि कभी भी दोबारा इस खूबसूरत धरती पर ये खूबसूरत धरती एक्सपीरियंस नहीं करेगी, यानी कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा कि यहाँ पर इस धरती पर कभी भी जो है कोई भी इंसान कि दूसरे के ऊपर अत्याचार करे, चाहे वो किसी भी तरह का हो, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात की गई है ब्लैक्स और वाइट्स की। तो जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को एक तरह से ऑप्रेस कर रहे थे, एक तरह से उनका उत्पीड़न कर रहे थे, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा था और उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उनको ऐसे एज स्लेव्स रखा जा रहा था। तो जैसे वो चाहते थे वैसे वो उनको ब्लैक्स को रखते थे। बट इन अ वे जो है वाइट्स वर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ जो है ऑपरेशन कहा जाएगा। या आपको जानने को मिलेगा जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ये उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की अपने एड्रेस में। चलिए आगे पढ़ते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो यहाँ पर जो है जुबिलेंट यानी कि बहुत ही खुशी हो रही है उन्हें, जीत वाला माहौल है, जीत वाला सीन है, एक तरह से कहा जाए कि जो कि इस तरह का सीन चल रहा है कि बहुत ही खुशनुमा, कि कहाँ पर चल रहा है ऐसा सीन, स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया की सड़कों पर, जो कि जहाँ पर की सेरेमनी हो रही है, जहाँ पर कि वाइट्स, ब्लैक्स और कलर्ड एक साथ मिलकर जो है एक सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल जिसके बारे में बात की जा रही थी अभी, इसमें ये बताया गया कि वहाँ पर जो है 1 लाख से ज़्यादा जो साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं, अलग अलग रेसेस के, यानी कि अलग अलग एक तरह से कहा जाएगी कि कलरफुल एक तरह से उन्होंने माहौल बना दिया। पहले जो है ये इस तरह की चीज़ें सिर्फ वाइट्स के लिए होती थी, ठीक है। तो अब जो है वो हर कलर्स के जो है लोग जो है वो डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है, और खुश हैं विद दिस न्यू चेंज दैट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपके चैप्टर में आएंगे और उनके मीनिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको उनको मैच करना है। तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी बिकॉज दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चन आंसर्स। सो ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो यहाँ पर इसका मतलब है अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। तो एक रेनबो गैदरिंग की जो बात की गई है, इसका मतलब ये है कि एक खूबसूरत, जैसे रेनबो होता है ना, वो बहुत सुंदर होता है और अलग अलग कलर्स होते हैं उसके अंदर, उसी तरह से जिस तरह से लोग इकट्ठे होकर आए हैं उसे जो है एक और उसमें अलग अलग कलर के लोग आए हैं। पहले क्या था, एक मोनोटोनस कलर था वाइट्स का, है ना। तो अब जो है उस वाइट से निकलकर, जैसे कि रेनबो भी होता है वो वाइट कलर से ही निकलकर बनता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है और वो कितना कलरफुल होता है। तो इसीलिए वाइट से हटकर अब जो है साउथ अफ्रीका में कलरफुल रेनबो निकल कर आया है, जो कि जिसमें कि ब्लैक्स भी हैं, राइट, और कलर्ड भी हैं। कलर्ड यहाँ पर कलर्ड से कहने का मतलब है कि जो लोग जैसे वाइट और टोटली ब्लैक भी नहीं है और टोटली वाइट भी नहीं है, एक तरह से उनका मिक्स्ड कलर है, विटिश कलर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो है ये हो जाएगा, ये आप इससे मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर जो है वाइट्स जो है वो सुपीरियॉरिटी को डिनोट करते थे, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। तो इसका मीनिंग आप इससे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री के बारे में सोचकर और जो है खुश होना, इमोशनल होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील डीपली इमोशनल, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। अब क्यों हम सेंस ऑफ हिस्ट्री से इतना ज़्यादा खुश कब होंगे, जब जो है हमने आज जो अचीव किया है वो क्यों अचीव किया है,
और ऑब्वियस है ये चीज़ कि अगर हमने कोई चीज़ आज के टाइम में अचीव की है तो उसकी बुनियाद जो है वो हिस्ट्री में ही रखी जाती है। पहले के ही हमारे कुछ एक्शंस होते हैं या पहले की ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज जो चीज़ हम देख पा रहे हैं उसके होने का ज़रिया होती है एक तरह से, या रीज़न होती है। तो इस जो फ्रेज़ का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको मार्क कर सकते हैं, इसके साथ में मैच कर सकते हैं। फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, जिनकी वजह से जो है आज का मोमेंट जो है आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको दिया गया है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा आपका एंड अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, ऐसी एबिलिटी जिसे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, नॉट लूजिंग होप, गुडनेस और करेज। तो जहाँ पर मतलब इस तरह की सोच, इस तरह की एबिलिटी जो कि कभी बदलेगी नहीं, चाहे आपने कितना ही सफ़र किया है। ठीक है, आप अपनी होप नहीं खोएंगे, अपनी अच्छाई नहीं खोएंगे और अपनी हिम्मत नहीं खोएंगे। तो इसका मतलब जो फोर्थ जो आपको फ्रेज़ दिया गया है इसका मतलब ये है। उसके बाद आपको दिया गया है नेक्स्ट फ्रेज़ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटी की बात की गई है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग। ह्यूमैनिटी यानी कि ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस। ह्यूमैनिटी का मतलब यही है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना और दया भाव रखना, एक दूसरे और जस्टिस रखना, कभी एक दूसरे के साथ अनफेयर ना होना। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर अ हाफ सीक्रेट लाइफ, यहाँ पर जो इसका लास्ट मीनिंग जो दिया गया है वो यहाँ पर आ जाएगा अ हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन अ फेडेड लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो यहाँ पे डबल एग्जिस्टेंस की बात की गई है जो कि लाइट और सनसेट के बीच में दिखाया, बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस में दिखाया गया है कि जो वाइट्स हैं उनको एक तरह का अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है, हाफ सीक्रेट लाइफ जो यहाँ पर बोली गई है वो एक तरह से देखा जाए तो वाइट्स जो है एक ही कंट्री के सिटीजन्स होने के बाद भी, जो है एक ही तरह की एग्जिस्टेंस होने के बाद भी, ह्यूमंस होने के बाद भी, बट स्टिल जो है डिफरेंस था उनकी लाइफ्स में, राइट। जैसे कि अगर आप बात करें तो वाइट्स एक अलग तरह की ज़िंदगी जी पा रहे थे और जो डार्क हैं यानी कि जो ब्लैक्स हैं वो अलग तरह की लाइफ जी रहे थे। ठीक है, जो कि किसी को भी ये नहीं दिख पा रहा था कि वो क्या चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ चलती आ रही थी बस चलती ही आ रही थी। तो चलिए अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपके जो है चैप्टर स्टार्ट होता है एक्चुअली। तो यहाँ से अब हम समझने की कोशिश करते हैं। 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो 10th मई का वो दिन है। ठीक है, dawn का मतलब है यानी कि जो कि जिसकी शुरुआत हुई है। 10th में जो है आपको डेट बताई गई है यहाँ पे, और वो एक ऐसा दिन है जो कि जिसकी शुरुआत हुई है ब्राइट एंड क्लियर, एक चमकता हुआ दिन है जिसका दिन निकला है। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई, यहाँ पर आई जो है वो नेल्सन मंडेला जी के लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये जो है एक तरह से उन्होंने क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है तो ये उन्होंने खुद लिखी है। तो सो दिस इज़ अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से वो जो हैं दे आर प्लेजेंटली बिसीज्ड, यानी कि बिसीज्ड का यहाँ पर आपको मीनिंग दिया गया है सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि जो है वो घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? डिग्निटरी से, यानी कि ऐसे लोग जो कि ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोजीशंस पर हैं उनसे, वर्ल्ड लीडर्स से, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। तो इनाग्रेशन सेरेमनी जो होने वाली है उससे पहले जो है वो सभी आकर उन्हें अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाह रहे थे, एक तरह से जो भी ओकेजन है उसके लिए। और क्योंकि जो है अब अफ्रीकन जो सॉइल है उस पर एक न्यू गवर्नमेंट की स्थापना होने वाली है, इंस्टॉलेशन होने वाला है, इसलिए द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो मंडेला जी कहते हैं कि इनाग्रेशन जो है ये अब तक की लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, क्योंकि आज तक या इससे पहले आज तक कभी भी इस तरह की गैदरिंग नहीं हुई है।
ये इसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि वहाँ पर इतना एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन था जिसके खिलाफ थी काफ़ी कंट्रीज़, तो इसी वजह से जो है साउथ अफ्रीका के जो है अच्छे संबंध नहीं थे और कंट्रीज़ के, तो इस वजह से कोई इस तरह की गैदरिंग कभी हुई नहीं थी। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग है अपने आप में, और ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी, प्रिटोरिया के जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं उनके द्वारा बनाए गए एम्फी थिएटर में। जो एम्फी थिएटर था वो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से। तो जैसा कि आपको पता है कि सैंडस्टोन से हमारे देश में भी काफ़ी सारी जो है बिल्डिंग्स बनी हैं उस समय की। उस समय पर जो है क्या होता था कि सैंडस्टोन से बनाई जाती थी जो है बिल्डिंग्स। तो हमारे देश में भी रेड फोर्ट है, पार्लियामेंट है, वो भी रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो कितने सालों से ये जो है वाइट सुप्रीमेसी यानी कि जो वाइट लोग थे जो कि पावर में थे उनके लिए ये एक सीट थी, उन्हीं की गद्दी थी। बट लेकिन आज यहाँ पर जो है एक रेनबो गैदरिंग हुई है जहाँ पर कि अलग अलग कलर के और अलग अलग नेशंस के लोग जो है आए हैं। किस लिए आए हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो जो साउथ अफ्रीका की नई पहली डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है जो कि नॉन रेशियल है, जो कि किस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, इस तरह की जो है गवर्नमेंट के लिए वो के इंस्टॉलेशन के लिए वो आए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. तो यहाँ पर बताया गया है कि on that lovely autumn day, this is very important as this autumn day has two important aspects to tell you. That first thing is कि autumn day यहाँ जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर मई में जो है autumn season होता है। तो ऑटम सीज़न क्या सिग्निफाई करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही जान लेते हैं। ऑटम सीज़न में क्या होता है कि पेड़ों पर से जो पुरानी पत्तियां होती हैं ना वो झड़कर गिर जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं आगे स्प्रिंग सीज़न में, ठीक है। तो ऑटम डे में क्या होता है, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ऑटम डे इसलिए भी बोला गया है, फर्स्ट रीज़न तो यही हो गया कि क्योंकि वहाँ पर मई में ऑटम सीज़न चलता है तो वो ऑटम डे ऑटोमेटिकली है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ वेदर। तो सेकेंड रीज़न ये है दैट इट सिग्निफाइज दैट द ओल्ड गवर्नमेंट इज़ नाउ फॉलिंग, ठीक है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो गिर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जो पुराना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था चल रहा था, अपार्थीड जो पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑटम डे है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में। तो उस दिन जो है जो नेल्सन मंडेला जी थे वो किसके साथ आए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में, अपनी बेटी के साथ आए थे जिसका नाम था ज़ेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर पोडियम बताया गया है। पोडियम होता है एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि खड़े होके इंसान अपनी स्पीच देता है, ठीक है, कोई भी इंसान। तो यहाँ पर बताया गया है कि पोडियम पर जो है खड़े होकर सबसे पहले जो है शपथ ली गई, किसके द्वारा ली गई, मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जी की पिक्चर भी दी गई है। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद जो है थाबो म्बेकी जी ने शपथ ली, स्वर्न किया कि वो जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो यहाँ पर जब वो बता रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने भी जो है प्लेज ली कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरह से फॉलो करूँगा, पूरी तरह से उसकी वैल्यू को अपहोल्ड करूँगा और जो है उसे आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मैं अपनी जो है लाइफ को, अपने आप को पूरी तरह से डिवोटेड रखूँगा अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड। तो जितने भी वहाँ पर लोग आए थे असेंबल्ड गेस्ट से और जो भी लोग देख रहे थे उस सेरेमनी को, आई सेड, उन्होंने ये कहा
तो यहाँ पर उन्होंने उस अपनी स्पीच से कुछ पोर्शन जो है लिखा है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो यहाँ पर बात की है उन्होंने कि आज हम सभी जो कि यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस है यहाँ पर, उससे हम जो है ग्लोरी और होप देते हैं, जो कि ये जो एक फॉर्मल वर्ड है कन्फर का मतलब होता है कि टू गिव, ठीक है। हम जो है अपनी इस नई जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है यानी कि जो आज़ादी है, इसको ग्लोरी और होप देते हैं अपनी प्रेजेंस से। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो उन्होंने बोला है कि अभी तक जिस तरह का हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने जो है अब से पहले जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको एक ह्यूमन डिज़ास्टर की तरह डिनोट किया है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो ह्यूमैनिटी से के बिल्कुल ऑपोजिट था। एक तरह से इंसान ही इंसान को ऑप्रेस कर रहा था, उसका फ़ायदा उठा रहा था, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उसका उत्पीड़न कर रहा था। तो जो है वो ये कहना चाहते हैं कि उस एक्सपीरियंस से, जो कि एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, एक ह्यूमन डिज़ास्टर था जो कि बहुत लंबा चला, कि एक नई सोसाइटी का बॉर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक ऐसी सोसाइटी जिसके लिए कि हमें गर्व हो, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड हो, जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे को इक्वल समझें, है ना, और ह्यूमन समझे। सबसे पहली बात कि ये है कि ह्यूमन समझे, क्योंकि जो जिस तरह का पहला का जो ह्यूमन डिज़ास्टर वो फेस कर चुके हैं, उसमें जो ब्लैक्स थे उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो वी यहाँ पर जो है अफ्रीका के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। हु वर आउटलॉज, तो यहाँ पर आउटलॉज जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। वी हु वर आउटलॉज बिकॉज इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड पॉलिसी चलती थी, जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, तो जो कंट्रीज़ थी वो उन्होंने अपने रिश्ते तोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका से। तो वो पहले आउटलॉज अब थे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, इसलिए ये वी जो है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। नॉट सो लॉन्ग अगो, तो यानी कि बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ के लिए। बट टुडे हैव बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो आज उन्हें एक अलग सी ही जो है स्पेशल एडवांटेज मिला है कि वो जो है इस तरह का एक तरह से इस होस्ट बन पाएँ, जो है स्वागत कर पाएँ दुनिया के अलग अलग नेशंस का, कंट्रीज़ का अपनी इस सॉइल पर, अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो उन्होंने जो है थैंक यू बोला है जितने भी कंट्रीज से इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं वहाँ पर, जो है जो कि आकर अपनी प्रेजेंस जिन्होंने दी है, जो कि किस लिए आए हैं, वो एक कॉमन विक्ट्री के लिए आए हैं। जस्टिस, जिसकी विक्ट्री किस चीज़ की है, वो जस्टिस की है, पीस की है और ह्यूमन डिग्निटी की है, क्योंकि एक तरह से सच्चाई और जो है इक्वालिटी की जीत हुई है, जिसमें कि इंसानियत की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एट लास्ट हमने क्या अचीव कर लिया है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उससे हमें आज़ादी मिल गई है। जो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें चल रही थी, जो एक तरह से हमारी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, तो उससे हमें जो है आज़ादी मिल गई है। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि कभी भी ये जो हमारी धरती है, ये कभी भी इस तरह का ऑपरेशन दोबारा से कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement
तो जो है आज तक की जो है इस ऐसी खूबसूरत ह्यूमन अचीवमेंट के ऊपर कभी भी सूरज ढला नहीं है। तो जो है लेट फ्रीडम राइन कि काश आज़ादी ही हमेशा जो है राज करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो उन्होंने जो है अफ्रीका के लिए जो है एक तरह से ये दुआएं देते हुए कहा है कि काश इसी तरह जो है जो हमारा देश है वो आज़ाद रहे और आज़ादी यहाँ पर हमेशा बनी रहे, सभी लोगों के लिए इक्वल चीज़ें रहें, हमेशा किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन जो है यहाँ पर दोबारा से अपनी जगह ना बना पाए। तो चलिए आगे चलते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो यहाँ पर जो है बताया गया कि कुछ पलों के बाद ही क्या हुआ कि हम सभी ने अपनी आँखें ऊपर की और हमने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑ का मतलब होता है कि एक तरह से जब हम कोई चीज़ देखते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा वंडर हो जाते हैं, यानी कि ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ वंडर और एडमायरेशन। तो जब हम किसी प्यारी सी चीज़ को देखते हैं तो हमें ऑ निकलता है ना हमारे मुंह से, तो वही है एक तरह का स्पेक्टैकुलर, बहुत ही शानदार जो है कलेक्शन दिख रहा था। एक तरह से एक स्पेक्टैकुलर अरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, जो कलरफुल और अट्रैक्टिव जो है एक तरह का डिस्प्ले हो रहा था of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. तो जो है जो जेट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ट्रूप है, ट्रूप जो है यहाँ पर एक वर्ड है जो कि फौज दल के लिए यूज़ किया जाता है कि जो सेना है उन्होंने जो है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक फॉर्मेशन की थी। तो जो ट्रूप्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे और जेट्स थे, उन्होंने जो एक तरह का बहुत ही खूबसूरत सा डिस्प्ले दिया था, वो उनका जो डिस्प्ले था, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा एक तो सटीक था, ठीक है, और जिस तरह का वो डिस्प्ले था उसके थ्रू वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाना चाह रहे थे टुवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड जो भी हमारी नई गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई है, जो कि फेयरली इलेक्ट हुई है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो यहाँ पर जो है उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर उससे थोड़े मोमेंट्स पहले ही, थोड़े पल पहले ही क्या हुआ था कि जो हाईएस्ट जनरल्स थे, यानी कि जो ऑफिशियल जो हाईएस्ट जनरल्स थे, यानी कि जो एक तरह से ऑफिशियल पोजीशंस पर जो थे जनरल्स अफ्रीकन डिफेंस फोर्स में और पुलिस में, उनकी जो है चेस्ट जो है वो सजी हुई थी बैजेस से एक तरह से, ठीक है, और रिबन्स से, मेडल्स से, और वो जो है एक तरह के उन्हें जिससे परेड होती है ना हमारे यहाँ पर आप देखते हैं जब 26 जनवरी पे एक परेड होती है प्रॉपर, तो उसी तरह का माहौल था। और जो है सभी जो है सल्यूट करके जा रहे थे मंडेला जी को और प्लेज ले रहे थे उनकी लॉयल्टी की कि वो जो है अपनी गवर्नमेंट की तरफ पूरी लॉयल्टी से काम करेंगे। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. तो वो जो है not mindful of का मतलब होता है यहाँ पे conscious of। तो उस समय पे जो है मंडेला जी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी कि शायद अगर जो है ये चीज़ शायद कुछ साल पहले अगर ऐसा होता कि वो वहाँ पर होते तो वो जो है उन्हें सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि उन्हें अरेस्ट कर रहे होते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो यहाँ पर जो है शेवरन का मतलब है कि एक पैटर्न बनाया गया इन द शेप ऑफ अ वी। तो एक वी पैटर्न बनाया गया जिसमें कि कलर्स जो है कलर्स का स्मोक छोड़ा गया। कौन कौन से कलर्स थे वो? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग को जो है सिंबलाइज करते हैं। तो इसी तरह से वो जो है ट्रायल दिखाया गया वहाँ पर जेट्स के थ्रू। तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स। तो जो दिन था जो 10 मई का जो डे था, जो इनाग्रेशन का की सेरेमनी थी, उस दिन का जो दिन था वो जो है मंडेला जी के लिए 2 नेशनल एंथम्स को सिंबलाइज करता है, प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स।
और विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिक्लेल अफ्रीका। एक जो वाइट्स हैं उनके लिए जो एक एंथम है वो है निकोसी सिक्लेल अफ्रीका, एंड ब्लैक्स के लिए है डाई स्टेम। तो ये दो तरह के एंथम्स वहाँ पर गाए जाते थे, ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। तो एक तरह से उस दिन जो है क्या हुआ कि किसी को भी लिरिक्स याद नहीं थे अपने जो है एंथम के, क्योंकि वो सभी एक तरह से डिस्पाइज्ड थे कि आज क्योंकि जो है वो ब्लैक्स और वाइट्स एक हो चुके हैं तो क्या एंथम गाया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जल्द ही वो जो है एंथम को बाय हार्ट याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि क्या हमारा एंथम होना चाहिए। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial discrimination against the dark-skinned people of their own land। तो यहाँ पर जो है इनाग्रेशन के दिन बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि जो भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, क्योंकि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वॉर। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ सेंचुरी में क्या हुआ था कि एक एंग्लो बोर वॉर हुई थी बिफोर माई ओन बर्थ, उनके खुद के पैदा होने से पहले। The white-skinned people South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against dark-skinned people of their own land। तो उसी टाइम पर क्या हुआ था कि ये चीज़ें हुई थी और white-skinned लोगों ने जो है ये डिफरेंसेस क्रिएट करने शुरू किए थे और अपना एक रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम खड़ा कर लिया था डार्क स्किन्ड पीपल के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनी ही धरती पर। तो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। तो जो भी स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था उस समय में वो अब तक का सबसे हार्शेस्ट जो है कठोर और कड़ा जो है और इनह्यूमन यानी कि बिल्कुल भी इंसानियत खो देने वाला ऐसा जो है सिस्टम था वो, जो कि आज तक किसी भी सोसाइटी में खड़ा हुआ होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें 20th सेंचुरी से रिलेटेड हैं, 1900 की जो के बाद से जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे उसमें ये इस तरह का सिस्टम जो है क्रिएट होना, उसकी बिगनिंग हुई थी पूरी सेंचुरी में, ठीक है। और उसके बाद जो है 20th सेंचुरी के जो है 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो है ये चीज़ शुरू हुई थी और 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में यानी कि जब प्रेसिडेंट बने 1994 में मंडेला जी, तो तब इस चीज़ का एंड हुआ। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, क्योंकि वो अपने 80s में थे, है ना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of their color of their skin। तो अब उन्होंने बताया कि मैं जो कि खुद अपने 80s में हूँ, उसने एक ऐसा दिन ले आया हूँ मैं कि जो कि जिससे कि वो पहले वाला सिस्टम जो है पूरी तरह से पलट गया है और रिप्लेस हो गया है एक ऐसे सिस्टम से जो कि सभी के राइट्स और फ्रीडम को पहचानता है और रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, उनकी स्किन कलर से उनके ऊपर भेदभाव नहीं करता है और जब सभी को समान समझता है और सभी के इक्वल राइट्स देता है। दैट डे हैड बिकम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। तो ये जो दिन आया है ये जो है अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस रह चुके हैं इसके पीछे, उन लोगों के जिन्होंने वो जो पिछला जो समय गया है उस समय में जो कुछ भी हुआ उसको सफ़र किया है, उसको झेला है और जो है उनकी अपनी कभी भी हिम्मत नहीं खोई है कि ये और वो जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए वो कभी भी जो है उसे हम उन्हें पे नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो जो है उस दिन उनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं उन सभी का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उन सभी अफ्रीकन देश प्रेमियों का जो कि मुझसे पहले जा चुके हैं। That long and noble line ended and now began again with me।
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर पाऊँगा, जो भी उन्होंने आज जो है जो चेंज, जो बदलाव मैं ला पाया हूँ, जो उनके एफ़र्ट्स और जो उनके सेक्रीफाइसेस यानी कि जो भी उन्होंने त्याग किए हैं, उस सब की वजह से जो आज चेंज आया है, जो आज हमने अचीव किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद नहीं कह सकते. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो जो पॉलिसी थी अपार्थीड की, यानी कि जो भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था, उसने एक डीप एंड लास्टिंग वुंड क्रिएट दिया है, ज़ख्म दिया है मेरी कंट्री को और मेरे लोगों को. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. तो हम सभी को जो है काफ़ी साल लगेंगे इस चीज़ से उभरने में, जो है रिकवर होने में, अगर जनरेशन्स नहीं बट लेकिन साल ज़रूर लगेंगे, ताकि हम उस दर्द से निकल पाएँ. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselers, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisters, the Robert Sobuquels of our time, men of such extraordinary courage and wisdom and generosity that their like may never be known again. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नाम लिए हैं जो कि उस समय को झेल चुके हैं एक तरह से, जो कि बहुत ही हिम्मत वाले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, जिन्होंने उस तरह के ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी के टाइम को, उसके इफ़ेक्ट को जो है देखा है और झेला है. तो वो जो है ऐसे लोग थे, ठीक है, तो इनके साथी थे वो सभी. तो जो है वो ये कहते हैं कि उनके जैसे लोग शायद अब दोबारा नहीं हो पाएंगे, नहीं आएंगे कभी. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. तो इतने हिम्मत वाले कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए शायद उतनी ही गहराई के जो है अत्याचार की ज़रूरत लगती है, जो कि अब शायद कभी दोबारा नहीं हो पाएगा. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is in its people, finer and truer than the purest diamonds. तो वो कहते हैं कि जो मेरी जो कंट्री है, मेरा जो देश है, वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है और जेम्स में है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे देश की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे ज़्यादा जो अथाह संपत्ति है, वो किस में है? उसके लोगों में, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. तो कॉमरेड्स जो है एक तरह से साथियों को कहा जाता है, साथी सैनिक को कहा जाता है, जो कि आप ही की तरफ से लड़ रहे होते हैं. तो ये इन्होंने जो मंडेला जी हैं, उन्होंने ये जिन लोगों के भी नाम लिए गए थे, उनको एक अपना साथी बताया है इस स्ट्रगल में, जिसमें कि उन्होंने ये सीखा है उनसे कि हिम्मत का मतलब क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. तो मैंने ऐसा समय देखा है बार बार जिसमें कि लोगों ने अपनी जानें दी हैं और जो है इस सोच के लिए, इस जो भी आज है उस सब के लिए अपनी जानें गंवाई हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. द रेजिलेंस का मतलब होता है यहाँ पे द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. तो उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस तरह के अटैक्स और टॉर्चर्स को सहा है जिन्होंने, और उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और उनकी स्ट्रेंथ को उन्होंने हमेशा बनाए रखा है अपनी हिम्मत को, और कभी भी वो टूटे नहीं हैं ऐसा टाइम देखने के बाद भी. और उनकी इमेजिनेशन ने आगे जो है बढ़ने की सोच को कभी भी खोया नहीं है, कि मतलब उन्होंने कभी भी होपलेस इस तरह से फील नहीं किया है, और अपनी हिम्मत को बनाए रखा है और उस तरह के ऑपरेशन के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. उन्होंने उनसे सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर ख़त्म हो जाना.
कि अगर आप लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए और आपका डर ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में हिम्मत है। हिम्मत का मतलब तब है जब आप उस चीज़ के ऊपर जीत हासिल कर लें, आप जो चाहते हैं आप वो उस चीज़ को स्थापित कर पाएँ, जैसे कि उन्होंने किया। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। जो ब्रेव मैन यानी कि जो बहादुर इंसान है वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, बल्कि वो है जो अपने डर से के ऊपर जीत हासिल करता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। तो वो बोलते हैं कि कोई भी जो है ऐसा जन्म लेकर नहीं पैदा होता कि वो ऐसे इंसान से नफ़रत करे जो कि दूसरे इंसान से, जिसका कि उसका रंग का कलर की वजह से या उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से, कि ऐसा कोई इंसान पैदा होते ही नहीं उसके अंदर इतनी नफ़रत होती कि जो है कि वो किसी से ऐसे ही नफ़रत करने लगे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो है सीखते हैं, विद टाइम लोग सीखते हैं ये चीज़ें, नफ़रत करना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इससे हमें नफ़रत करनी है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, बहुत ही बड़ी बात बोली गई है कि अगर क्योंकि जो है लोग नफ़रत करना सीखते हैं तो इसीलिए वो जो है अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। और प्यार करना जो है एक तरह से नेचुरली आता है, ह्यूमन किसी भी इंसान के दिल से आता है। देन इट्स ऑपोजिट, नफ़रत करना दिल से नहीं आता है, नफ़रत करना हम सीखते हैं क्योंकि वो हमें लोग सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने देश की भी बात करें तो शायद दूसरे रिलीजन्स के तरफ हमें ये सिखाया जाता है कि ये रिलीजन अच्छा नहीं है, और क्या कहते हैं आपको ये इसलिए ये सोच भर दी जाती है इंसान में कि ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ अच्छी है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो वो बोल रहे हैं कि जो कि ग्रिमेस्ट टाइम उन्होंने देखा है प्रिजन में, जिस तरह का समय उन्होंने देखा है, बहुत ज़्यादा बुरा समय उन्होंने देखा है प्रिजन में जब वो जेल में थे। तो उनके जो साथी थे और वो उन्हें जो है उनकी लिमिट्स तक पुश किया गया था कि मतलब इतना बुरा उनके साथ सलूक किया गया था उनको कि उनकी एबिलिटी जो है मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आ गई थी कि अब वो और पेन नहीं सह सकते। तो आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो एक तरह से उनको फिर भी एक होप मिलती है, एक जो है ह्यूमैनिटी की होप मिली थी इन वन ऑफ द गार्ड्स। ठीक है, तो जो गार्ड्स थे वहाँ पर उनमें उनको होप दिखी थी जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट लेकिन जो चाहे वो एक पल के लिए ही दिखी हो उन्हें, लेकिन जो है वो उनके लिए काफ़ी थी। उनको जो है जो उन्होंने सोच रखा है, जो उनके हौसले हैं उनको बनाए रखने के लिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी आग है जो कि छुप तो सकती है पर कभी भी बुझ नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि किसी भी इंसान की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक ऑब्लिगेशन होती है उनकी, ऑब्लिगेशन एक तरह से मतलब जवाबदेही जो है, एक ऑब्लिगेशन उनकी फैमिली की तरफ होती है, पेरेंट्स की तरफ होती है, वाइफ की तरफ होती है, बच्चों की तरफ होती है। और दूसरी जो ऑब्लिगेशन होती है वो उसके लोगों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, जो भी उनका समाज है, अपने देश के लिए। तो इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। तो यहाँ पर inclination की बात की गई है यानी कि natural tendencies of behavior। तो हर इंसान के लिए जो है इस तरह की सोसाइटी में जो है उन obligations को पूरा कर पाना जो है उसकी abilities पर, उसकी natural tendencies पर डिपेंड करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। जो है जो साउथ अफ्रीका कंट्री है और जो कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ यानी कि बाय बर्थ एंड कलर यानी कि जो ब्लैक्स हैं उनके लिए ये पूरी तरह इम्पॉसिबल था कि वो अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर पाएँ। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। तो जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पर
कोई भी अगर जो भी कलर्ड इंसान था, यानी कि जो ब्लैक्स थे, वो अगर ह्यूमन बीइंग की तरह कोशिश करता था जीने की, तो उसे पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था। इस यही रीज़न था कि जिसकी वजह से जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्हें भी जो है जेल में डाल दिया गया था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight experience of secrecy and rebellion। तो वहाँ पर जो है जो भी इंसान जो इस तरह की कोशिश करता था, अपने लोगों के लिए जीने की कोशिश करता था, अपनी दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करता था, उसे जो है उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जो है लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता था। एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस जो है उसकी लाइफ को बना दिया जाता था कि मतलब वो उसे सीक्रेटली रहना पड़ता था, क्योंकि वो एक रिबेलियन की तरह रहेगा जो है मतलब इन द सेंस कि उसे छुप कर रहना पड़ेगा, बिना दुनिया को दिखाए इस तरह की लाइफ जीनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने इस तरह की लाइफ दिखाकर जी तो उसे जो है कैप्चर कर लिया जाएगा और उसे पनिश कर दिया जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। तो जो मंडेला जी कहते हैं कि बिगनिंग में उन्होंने ऐसा चूज़ नहीं किया था कि वो अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपनी फैमिली से ज़्यादा, बट लेकिन अपने लोगों को सर्व करने के लिए जो है कि कोशिश में उन्होंने ये जाना कि कैसे वो अपनी जो है ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं एज अ सन, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक फादर की तरह और एक हस्बैंड की तरह। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। वो कहते हैं कि मैं जो है फ्री होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं फ्री ही पैदा हुआ था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद हर तरीके से आज़ाद, जैसा कि मैं सोचता हूँ, जैसा कि मैं जितना कि मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। तो वो यहाँ पर अपने फ्रीडम की बात करते हैं कि वो फ्री पैदा हुए थे, उनको पूरी जो है फ्रीडम है, ऐसे फ्री पैदा हुए थे वो कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, जब मर्जी जहाँ मर्जी स्विम कर सकते हैं, तारों के नीचे रह सकते हैं, या फिर जो है बुल्स के ऊपर बैठकर सवारी कर सकते हैं, और जो है अपने फादर, जब तक वो अपने फादर के जो है बातें मान रहे थे और कस्टम्स को अपने मान रहे थे अपने ट्राइब के, तो तब तक जो है वो किसी भी लॉ से उनको कोई परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि जो उनकी फ्रीडम थी, जो उनके बचपन की फ्रीडम थी, जो उन्हें लगता था कि वो फ्रीडम है, वो जो है एक छलावा था, एक इल्यूजन था, जो उन्हें लगता था कि रियल है, बट ऐसा नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। तो जब वो बड़े हुए तो तब उनको समझ में आया कि उनकी फ्रीडम जो है वो पहले से उनसे ली जा चुकी है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। तो तब उनको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होना शुरू हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तो जब वो स्टूडेंट थे तब वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहते थे, बट ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, इस तरह की फ्रीडम्स उन्हें चाहिए थी, जैसे कि रात को जो है अकेले बाहर जा पाएँ, या जो भी वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ पाएँ, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज, तो कहीं भी आ जा सकें। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो यहाँ जोहान्सबर्ग भी जो है एक जगह का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो जब वो बड़े हुए तो जो है उनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल एंड अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो इस तरह की फ्रीडम की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई कि उन्हें भी जो है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है अचीव करना है कुछ लाइफ में, कमाना है, शादी करनी है, फैमिली उनको अपनी बनानी है। जिस तरह की लाइफ जो है
जीने की जो है लॉ से जो है इजाज़त नहीं थी। उस समय पे ब्लैक्स को जो है फैमिली रखने की इजाज़त नहीं थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। पर धीरे धीरे उन्हें ये पता चला, ये देख पाए वो कि सिर्फ ऐसा उनके साथ ही नहीं था, उनके भाई और बहनों के साथ भी ऐसा था, यानी कि और जो लोग जो उनके जैसे थे, जो ब्लैक्स थे, उनके साथ भी ऐसा था। आई सॉ दैट it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। तो जो भी मेरे जैसे दिखते थे लोग, उन सभी की फ्रीडम को जो है ख़त्म किया गया था, उनकी सभी की फ्रीडम को जो है छीना गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब उन्होंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो तब उनकी जो है जो खुद के लिए फ्रीडम की जो हंगर थी वो जो है अपने देश के, अपने लोगों की फ्रीडम के लिए जो है की हंगर वो बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। तो तब जो है उनमें ये भूख जागी कि मुझे तो फ्रीडम चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं और अपने जैसे सभी लोगों के लिए, और मुझे जो है डिग्निटी से जीना है, इज्जत के साथ जीना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है। तो इस तरह की चीज़ों ने उनकी लाइफ को जो है एनिमेट किया, यानी कि भर दिया अपनी उनकी लाइफ को इन सब चीज़ों से, कि उन्हें जो है और इन सब चीज़ों ने क्या किया, उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया, जो कि एक यंग मैन से उन्होंने एक डरे हुए इंसान से उन्हें बोल्ड बनाया, जिससे वो जो है जो लॉ को मानने वाले इंसान थे उससे वो एक क्रिमिनल बन गए, क्योंकि उन्होंने लॉ को मानना बंद कर दिया। एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे उससे वो जो है एक मॉन्क बन गए, यानी कि एक जो है ऐसे इंसान बन गए जिनको फैमिली उनके लिए सेकेंडरी हो गई, पहले उनके लिए अपना देश हो गया और अपने देश की फ्रीडम को अचीव करना हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई could not even enjoy the poor or limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो जो है इन सब चीज़ों के जानने के बाद जो है उनको ऐसा फील हुआ कि शायद मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी एंजॉय नहीं कर सकता जब तक कि मुझे पता है कि मेरे लोग जो हैं वो फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। तो वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, कि अगर कोई एक इंसान भी ऐसा है कि जिसके पास फ्रीडम नहीं है, जो फ्री नहीं है, तो मैं समझूंगा कि जो चेन्स हैं, जो कि बाधाएं हैं, वो हम सभी पे हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो जो चेन्स जो है मेरे जो सभी लोगों पर हैं वो मेरे पर भी हैं, मुझ पर भी हैं, चाहे मैं फ्री हूँ, बट लेकिन जब तक मेरे सभी लोग फ्री नहीं हैं मैं भी फ्री नहीं हूँ। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। यहाँ पर ओप्रेसर और ओप्रेस्ड की बात की गई है। ओप्रेसर वो है जो कि दूसरे को का उत्पीड़न करता है, दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, और ओप्रेस्ड वो है जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। तो उनको ये लगता है, वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो उत्पीड़न कर रहा है शायद वो आज़ाद होगा, जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन रहा है, वो खुद नफ़रत की कैद में है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो प्रिजुडिस होता है कि एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, किसी भी चीज़ से नफ़रत करना बिना किसी अच्छे रीज़न के। तो एक तरह की मतलब एक जैसे एक होता है ना कि एक सोच बन गई है। तो जो है जो ऐसा इंसान जो किसी की फ्रीडम को जो है ख़त्म कर रहा है बिना किसी रीज़न के, वो खुद जो है प्रेजुडिस और जो है नैरो माइंडेडनेस यानी कि छोटी सोच के एक तरह से प्रिजन में खुद कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। तो वो कहते हैं कि मैं खुद फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। उसी तरह जैसे कि
अगर मेरी फ्रीडम कोई छीन लेता है और मैं फ्री नहीं हूँ, तो उसी तरह से जो अगर मैं किसी की फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं तब भी फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो उत्पीड़न कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, और जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो दोनों ही जो है अपनी ह्यूमैनिटी उनसे छीनी जा चुकी है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को कोई नफ़रत से देख रहे हैं, चाहे वो ऑप्रेसर है चाहे वो ऑप्रेस्ड है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर and its questions. If you want to know to learn